तो वहाँ की संसद में भी हंगामा हो रहा था लगातार कि जब कोई भी काम ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री हो रहा है तो देश के अन्य लोगों को या अन्य व्यापारिक समूहों को भारत से व्यापार करने के लिए कैसे रोका जाए। उनको भी अधिकार होना चाहिए और कंपनी का विशेषाधिकार मिले हुए अब बहुत ज़्यादा समय हो चुका था, 200 साल के आसपास होने को आया। तो वहाँ हंगामा होने लगा और संसद जो होता है पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है और बेसिक चीज था कि अब इकोनॉमी का मोड बदल चुका था। अब दूसरे के सामान को बेचकर बीच का प्रॉफिट कमाने के बदले अपना सामान बेचकर प्रॉफिट करने के दौर में इंग्लैंड पहुंच चुका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण चल चुका था। तो जब हमारे यहाँ ही सामान है तो किसी भी देश को प्राइमरी फायदा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचे, है ना। तो इंग्लैंड की स्थिति आ चुकी थी कि अपने सामानों को बेचना था। अब इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों के संरक्षण में वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के हित बाधित हो रहे थे। इसीलिए पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ रहा था गवर्नमेंट का। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी पृष्ठभूमि में आता है और The Charter Act of 1813 passed by the British Parliament and renewed the East India Company's charter for another 20 years. This is also called the East India Company Act 1813. This act is important in that it defined for the first time the constitutional position of British Indian territories. भारत के भूभागों का संवैधानिक स्थिति तय करता है 1813 का चार्टर एक्ट। Background: due to Napoleon Bonaparte's continental system in Europe, which prohibited the import of British goods into French allies in Europe, British traders and merchants suffered. अभी जो हम बताए थे उसके पृष्ठभूमि में यह भी है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जो झगड़ा है वह इतिहास में वैसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान का है। तो वो दोनों एक दूसरे के हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं। जब नेपोलियन का राइज हुआ फ्रांस में तो नेपोलियन का डायरेक्ट लड़ाई इंग्लैंड से था। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड का जो रियल पावर है वो है ट्रेड, व्यापार। नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम, महाद्वीपीय व्यवस्था लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत नेपोलियन ने यूरोप के अपने अलाइज कंट्रीज को क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि नथिंग शुड बी परचेज फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से कुछ भी नहीं खरीदो, है ना। जब हम ब्रिटेन से कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो ब्रिटेन के आर्थिक हित पर सीधे प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी ने जो अहिंसात्मक बाइकॉट आंदोलन चलाया उसका आक्रामक स्वरूप था कॉन्टिनेंटल सिस्टम कि अगर इंग्लैंड से बदला लेना है या ऐसा होता है लोग कहते हैं किसी से बदला लेना है तो उसका आर्थिक आधार ही तोड़ दो। यही बहुत सारे लोग तरीका अपनाते हैं। उसी तरह से नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लागू करके पूरे यूरोप महाद्वीप को कहा, कॉन्टिनेंट को कहा कि नथिंग शुड बी इम्पोर्टेड इनटू योर कंट्री फ्रॉम ब्रिटेन, है ना। ये सिस्टम हालांकि बाद में फेल कर जाएगा क्योंकि अगर आप हमको कह रहे हैं कि नहीं खरीदो तो ठीक है, हम आपका बात मान लें कि नहीं खरीदेंगे, तो उसका वैकल्पिक सामान प्रोवाइड करवाइएगा ना जो हमारी ज़रूरत है। वो काम जब फ्रांस नहीं कर पाया, लेकिन इस अव्यवस्था में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति खराब हुई। ब्रिटेन के सामानों के प्रत्यक्ष बिक्री पर रोक लग गई। तो इंग्लैंड के उद्योगों को बाजार चाहिए था और भारत और पूरब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोनोपोली था।
तो स्वाभाविक था कि इंग्लैंड की अन्य कंपनियां सरकार पर दबाव डालेंगी कि जब हमारा सामान इधर नहीं बिक रहा है तो हमारा उधर बिकने का आप उपाय कीजिए, और बीइंग द गवर्नमेंट ऑफ एवरीवन आपको करना ही होगा। So they demanded that be given a share in the British trade in Asia and dissolve the monopoly of East India Company. The company objected this. Finally, British merchants were allowed to trade in India under a strict licensing system under the Charter Act of 1813, but in trade with China and tea trade, company still retained its monopoly. माने 1813 के चार्टर एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या हुआ कि पूरब से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली विशेषकर भारत से खत्म हो गई, है ना। लेकिन यानी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया भारत से, यानी भारत से अब ब्रिटेन का कोई भी आदमी व्यापार कर सकता था। यानी अब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, एवरीबडी वाज अलाउड इनटू इंडिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो मोनोपोली रह गई कि चाय का व्यापार, चाय अंग्रेजों ने ही भारत में इंट्रोड्यूस किया, चाय चाइना से लाया गया, है ना। और जैसे सब जगह होता है क्या, फ्री में देना और आदत लगा लेना, फ्री में पिलाया और फिर भारत के लोगों को आदत ऐसा लगा कि बिना चाय का लगता है कि सिर दर्द हो जाएगा, है ना। और लगता है कि हम लोग का जन्म जन्मांतर का साथ है चाय के साथ। जैसे गांव में खैनी है ना, वो भी बाहर से आया हुआ है, लेकिन भारत का आदमी खैनी ऐसे खाता है लगता है कि ऐतिहासिक काल से एकदम दोनों का साथ बना हुआ है ना। तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, वो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की बची रह गई, है ना। चाय और चीन, चाइना, ठीक है। The act asserted the crown's sovereignty over British possessions in India. एक्ट ने याद दिलाया कंपनी को कि जो भी अधिकार किए हो वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है ना। The company's rule was extended to another 20 years. Their trade monopoly was ended except of trade in tea, opium and with China. It empowered the local governments to tax people subject to the jurisdiction of the Supreme Court. तो एक इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। इसने स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जुरिस्डिक्शन के अधीन है। The company's dividend was fixed at 10.5, उसका 10.5% बढ़ा दिया 0.5 में। The act gave more powers for the courts in India over European British subject. न्यायालय को यूरोपियन ब्रिटिश जनता पर और अधिकार बढ़ाया गया। Another important feature of this act was to grant permission to the missionaries to come to India and engage in religious proselytization. The missionaries were successful in getting the appointment of a bishop for British India with his headquarters at Calcutta in the provisions of the act. इस एक्ट का जो अगला महत्वपूर्ण चीज था कि पहले भी मिशनरी आते थे जो फ्रेंच या डच या उन लोग के कॉलोनीज में, लेकिन 1813 के एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरीज को आने का कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी अब वो इलीगल नहीं होंगे, वैधानिक रूप से वो भारत आ सकते थे, धर्म का प्रचार कर सकते थे और लोगों का धर्म परिवर्तन कर सकते थे। प्रोसेटिलाइज का मतलब ये होता है धर्म परिवर्तन करवाना। और एक बिशप के नियुक्ति का भी, जो उनका हेड होगा, उसके नियुक्ति का भी परमिशन मिला और बिशप का मुख्यालय कलकत्ता रखा गया। तो इस तरह से भारत में
ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रसार का और लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने का वैधानिक अधिकार इसके द्वारा मिल गया। The act provided for a financial grant towards the revival of Indian literature and promotion of science. The company was also to take up a greater role in the education of the Indians under them. It was to set aside 1 lakh for this purpose. 1813 हालांकि वो समय है जब भारत में ऑलरेडी जो ओरिएंटलिस्ट कहलाते हैं, प्राच्यवादी इतिहासकार, यानी बहुत सारे लोग, विलियम जोन्स, मैक्सवेल, ये सब लोग संस्कृत किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हो चुकी थी 1784 में। उस समय कॉमन लैंग्वेज थियरी का लोकप्रियता हुआ जो विलियम जोन्स ने दिया, और उसी से कॉमन रेस थियरी निकला। तो उस समय उन लोगों ने इस बात को पॉपुलराइज किया कि संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, ओल्ड पर्शियन, फ्रेंच, हेब्रू, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन, ये सभी की माता एक ही जगह है ना। कॉमन लैंग्वेज से एक ही जगह से ओरिजिन किया है, और स्वाभाविक है कि जो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं वो हम ही लोगों के बिछड़े भाई हैं। तो जो संस्कृत बोलेंगे वो आर्यन है, जो संस्कृत नहीं बोले वो नॉन आर्यन है। उसी समय से विवाद चला। तो इस समय उन लोगों का राज था, क्योंकि आगे चलकर जेम्स मिल आएगा जो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस समय लोगों को लगा कि संस्कृत भाषा भारत की भाषाओं को प्रमोशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ओरिएंटल लैंग्वेज है और इसका लिंक हम लोगों से है। इसके अलावा पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के प्रावधान किए जाने का बात भी है। पहली बार अंग्रेजों को लगा कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए कुछ पैसा दिया जाना चाहिए, तो इसीलिए इसको याद रखना है कि 1 लाख रुपए का प्रोविजन उन लोगों ने इस पीरियड में किया। ये इंपॉर्टेंट चीज।